नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नकमा। बहुत मामूली तकलीफ़ें जब हमें होती हैं, जिन्हें हम मामूली समझते हैं, जैसे कि सर दर्द हो या फिर बदन दर्द हो या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में दांत का दर्द हो, हम बिना डॉक्टर की सलाह के भी कोई ना कोई दर्द की दवा या पेन किलर खा लेते हैं। ये पेन किलर जो होती हैं वो शरीर के लिए क्या नुकसानदेह भी हो सकती हैं। अब भारतीय फार्माकोपिया आयोग यानी कि आईपीसी ने डॉक्टर्स और लोगों को दर्द निवारक दवा मेफ्टाल को लेकर एक सेफ्टी अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मेफ्टाल के ज्यादा सेवन से ड्रेस सिंड्रोम जैसी गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर मिलता है। इससे आपके शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं। आईपीसी ने हेल्थ केयर एक्सपर्ट, मरीजों और उपभोक्ताओं को ये सलाह दी है कि अगर मेफ्टाल दवा के सेवन से कोई भी ऐसा प्रतिकूल असर दिखाई दे तो उस पर बारीकी से नजर रखें। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि नुकसान बहुत रेयर है, बहुत सीमित खुराक में ही मरीज को ये दवा दी जाती है, लेकिन इस दवा के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्तिगत मरीज पर भी निर्भर करती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो ये परेशानी हो सकती है। तो आपको दिखा रहे हैं कि आईपीसी ने क्या सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। आईपीसी यानी कि भारतीय फार्माकोपिया आयोग। मेफ्टाल को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया कि पेन किलर दवाइयों में से एक मेफ्टाल है। ज्यादा सेवन से गंभीर एलर्जी हो सकती है, ड्रेस सिंड्रोम जैसी एलर्जी हो सकती है। जरूरत है कि ज्यादा इस्तेमाल पर रोक लगे और इससे परेशानी भी हो सकती है। इस मेफ्टाल जो दवा है वो अक्सर इस्तेमाल की जाती है, कभी पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में, कभी दांत के दर्द में भी अक्सर ये दवा दी जाती है। तो आज हम कई पहलू पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है जानकारों का, डॉक्टर्स का। पहलू इसके कई हैं। एक तो ये कि हम लगातार जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, यानी बिना जांच पड़ताल के हम कोई भी पेन किलर खा लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, वो कितना गंभीर हो सकता है, उससे कितना बचना चाहिए, कैसे हम उससे बच सकते हैं। क्या हम हर छोटे दर्द के लिए, सर दर्द, दांत दर्द के लिए डॉक्टर की सलाह लेने के लिए जाएं? दूसरी बात ये भी है कि इसके अलावा कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि भारत में बनी कुछ कफ सिरप्स से कुछ दूसरे देशों में मौतें भी हुई थी। इससे गंभीर परिणाम सामने आए थे। तो जो यहाँ दवाएं बन रही हैं उनके सेफ्टी पर भी सवाल उठता है, और ये सवाल इसलिए भी है क्या कि कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है। तो किस तरह से इनसे बचा जाए, ये एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधि झा, जो लीड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं सनराइज हॉस्पिटल दिल्ली में। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ हैं आरके सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। साथ ही हैं कैलाश गुप्ता, जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन। हमारे साथ जूम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर विरंची शाह, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और डॉक्टर एमसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स। बहुत धन्यवाद आप सबका। बड़ी चिंता सबसे पहले तो ये है कि मेफ्टाल जैसी साधारण दवा के जो इफेक्ट्स देखे गए हैं, साइड इफेक्ट्स, ये किसी को पहले क्या जानकारी थी? डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर्स अक्सर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, पर जो अब इसके रिएक्शन सामने आए हैं वो पहले भी पता थे क्या? और अगर पता थे तो कितना ज़्यादा ये देखा जाता था कि इसका ये असर या ये इसके रिएक्शंस होते हैं पेशेंट्स में? कितनी फीसदी ये रिएक्शंस देखे जा रहे थे, और अभी ही क्यों इसको पॉइंट आउट किया गया है? नगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को रखने के लिए। मैं बहुत जल्दी से यही कहूँगा कि ये ड्रग रिएक्शन किसी भी दवा से हो सकता है, चाहे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की अभी दवा की बात हो रही है जिसमें मेफ्टाल मेफेनेमिक एसिड होता है, और ये ब्रूफेन से, आइबुप्रोफेन से भी हो सकता है। और इसके अलावा ये जो ड्रेस सिंड्रोम की जो बात आ रही है, ड्रग रिएक्शन विद इस्नोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स, सो ये इसमें अगर आप देखें तो जो रिएक्शन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, ये एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन से भी हो सकती है, वेरियस एंटीबायोटिक से भी भिन्न भिन्न प्रकार के उनसे हो सकती है, और देर आर केस रिपोर्ट्स की एंटी ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स से भी होती है,
और ये अभी जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने जो एडवाइजरी जारी की है वो मेफ्टाल या मेफेनेपिक एसिड को लेके की है कि उससे कोई एक ये ड्रेस सिंड्रोम का केस रिपोर्ट हुआ है। इसको इसलिए रिपोर्ट किया गया है सबकी जानकारी के लिए कि भिन्न भिन्न सीरीज में इसकी ड्रेस सिंड्रोम की जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु दर, वो 3.84% से लेके 10% तक रिपोर्ट हुई है। इसलिए इसकी बहुत जल्दी पहचान करके इसका उपचार शुरू करना अत्यंत आवश्यक है, तो जिससे डॉक्टर किसी मिश्रा, की इसका मृत्यु ना मतलब हो। ये कि जो इसके इफेक्ट्स दिख रहे थे वो बढ़े हैं इधर, ये जो प्रतिकूल ये इफेक्ट्स। कहना मुश्किल है क्योंकि कितने केसेस इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने देखे हैं हाल में। तो क्या आमतौर पर कितने केसेस होते हैं जब इस तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है? मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है ये ड्रेस सिंड्रोम का कोई केस, और मेफ्टाल से। शायद और लोगों ने भी ना देखा हो क्योंकि ये बहुत रेयर होता है। लेकिन रिएक्शन हर दवा से होने की संभावना है। मैं जल्दी से 2 उदाहरण दूंगा आपको, और दोनों डॉक्टर से संबंधित हैं। एक एनेस्थेटिस्ट की पत्नी थी, एनेस्थेटिस्ट ने खुद एनल्जिन इंजेक्शन लगाया, उनको टेबलेट से फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने एनल्जिन, बहुत पहले की बात है, एनल्जिन इंजेक्शन आता था एक, जी। और उनको उससे रिएक्शन हुई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से एक सर्जन थे जो अपना हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा रहे थे, एंटीबायोटिक लिया, और एक एंटीबायोटिक की डोज काफी होती है लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया है मेरे को एक डोज और दे दो, और साधारण एंटीबायोटिक था। उनके दोस्त ने ऑपरेशन किया, दोस्त ने इंजेक्शन लगाया और उससे उनकी रिएक्शन हुई। उनको सही समय पर सीपीआर नहीं हो पाया, उनको हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हुई और फाइनली उनकी मृत्यु हो तो गई। एक साधारण एंटीबायोटिक जो बहुत आम है उससे भी ये हो बिल्कुल, सकता है, तो इस बिल्कुल केस हो में। सकता है। जी सॉरी डॉक्टर मिश्रा, जो आपने कहा, डॉक्टर निधि, मैं आपको लाना चाहूंगी इस चर्चा में कि अगर साधारण पेन किलर्स हों, रेयर है इसकी साइड इफेक्ट्स जो हैं, मेफ्टाल हो या आइबुप्रोफेन हो या फिर दूसरी दवाएं हो, या जैसे एंटीबायोटिक की डॉक्टर मिश्रा बात कर रहे हैं, आमतौर पे सब लोग खाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता, पर हर दवा में कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अगर आप उसकी डिटेल में पढ़ें तो लिखा होता है कि इट कैन कॉज दिस दिस दिस। अब इसको बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। क्या देने के पहले किसी तरह का टेस्ट भी होता है कि हो सकता है किसी में कोई रिएक्शन हो? देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी मतलब सेम दवाई से जो नॉर्मल पॉपुलेशन को कुछ भी नहीं हो रहा है, एक किसी पर्सन को उसी दवा से कोई हाइपर एलर्जिक सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ दैट ड्रेस सिंड्रोम। इज देयर अ वे ऑफ टेस्टिंग इट? अगर कोई हाइपर एलर्जिक है, देयर आर डिफरेंट एलर्जिक, there are different allergic battery of tests, but it is not done for every patient. जब किसी पेशेंट को, जब किसी पर्सन को बार बार अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होता है तो वो बैटरी ऑफ टेस्ट कराए जाते हैं, नॉट फॉर एवरी पेशेंट। बिकॉज आपको हमेशा देखना होता है कि अगर अब इसका रेट क्या है, वो कह रहे हैं कि 10,000 में से एक को हो सकता है। दैट इज वेस्ट डेटा, दैट इज नॉट इंडियन डेटा। और जब भी हम पेशेंट ट्रीट कर, दिस इज माई पर्सनल थिंग, आई हैव सीन कि जो बाहर के लोग होते हैं दे आर मोर एलर्जिक टू एवरीथिंग बिकॉज ऑफ एक्सपोजर डिफरेंस। अभी एडवाइजरी जारी की गई है, ये एडवाइजरी यहाँ भारत में जारी की गई है? ये भारत में जारी की गई है, जो लेकिन जो एक में 10,000 में से एक वाला इंसिडेंस है, दैट इज नॉट इंडियन इंसिडेंस। एक और बात जान लेते हैं इसमें कि ये कौन सी दवाएं होती हैं ज्यादातर, क्या ऐसा कुछ बताया जा सकता है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है लेकिन जिनसे इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है? पेन किलर्स बहुत खाते हैं लोग और बिना पूछे खाते हैं। और डॉक्टर निधि, इसमें यह भी है कि अगर आपके दांत में दर्द है, सर में दर्द है, बदन में दर्द है, तो आप हर बार किसी एक डॉक्टर से तो नहीं पूछते हैं, कोई ना कोई दवा खाते हैं। देखिए, इडियोसिंक्रेसी या सेंसिटिविटी की जो बात हो रही है, अगर आपको मैंने मेफ्टालस्पास प्रिस्क्राइब किया है, यू हैव टेकन इट वंस और आपको कुछ नहीं हुआ, 2-3 बार के बाद आपको नहीं हुआ, तो हर दवाई का जो डॉक्टर लिखता है उसका ड्यूरेशन होता है, उसका डोजेज होता है। आपको इतने दिन खानी है और इतने बार खानी है। आपको वो जो प्रोसेस है उसको एक्सीड नहीं करना है। अगर आपको पीरियड में पेन इतना है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और 1 या 2 मेफ्टालस्पास हर महीने लेने से आपका ठीक हो जाता है और पहले आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है और उससे आपको कोई एलर्जी नहीं हुई है,
तब आप ले सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ प्रिस्क्रिप्शन। तो ये जो साधारण दवाएं हैं, जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं, डॉक्टर मिश्रा, वो कौन सी दवाएं हैं? ऐसे तो कहा जाता है कि किसी भी दवा को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न लें, लेकिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाएं मिलती हैं ऑफ द काउंटर, आप खरीद सकते हैं। जैसे पेन किलर्स हैं, चाहे वो डिस्पिरिन जैसी दवाएं हों जो लोग बहुत खाते हैं, कैलपॉल है, आपके किसी भी तरह का पैरासिटामॉल है, पर जैसा डॉक्टर निधि भी बता रही थी कि कुछ लोग जो है उनमें एलर्जी हो सकती है और इससे रिएक्शंस भी हो सकते हैं। पर कुछ कॉमन दवाएं जो लोग बिना कंसल्टेशन के भी खाते हैं, अमूमन सेफ हैं या किसी से रिएक्शंस भी होता है, आप चाहेंगे कि जो लोग देख रहे हैं उनमें कुछ जागरूकता बढ़े, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें नगमा जी मैं दो बात कहूँगा। एक तो आपने डॉक्टर निधि से पूछा था क्या कोई टेस्ट कर सकते हैं, तो इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक से लगाने से पहले हम हमेशा सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं जी। या कोई जैसे किसी का आईवी इंट्रावीनस यूरोग्राम हो रहा है, उनको कॉन्ट्रास्ट लगना है, उसकी एलर्जी भी होती है लोगों को, उसका भी टेस्ट करके फिर उसको देते हैं। जो एंटीबायोटिक्स में नोन था पहले कि पेनिसिलिन वाज सपोज्ड टू बी कॉजिंग मोर रिएक्शंस, अब पेनिसिलिन उतना उपयोग में नहीं आता है, लेकिन हर इंजेक्टेबल ड्रग की पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटी की जाती है मेडिको लीगल पर्पसेस के लिए, लेकिन सेंसिटिविटी टेस्ट करना भी कोई ये गारंटी नहीं है कि पूरे इंजेक्शन देने के बाद रिएक्शन नहीं होगी। तो ये भी लोगों को समझना चाहिए। जागरूकता के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर दवा खाने वाली दवा से एक्चुअली फेटल नहीं होता है, आमतौर से जो रिएक्शन होती है इंजेक्टेबल से फेटल हो जाती है, तो उसमें कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है, कई बार लोगों को वेसोवेगली हो जाता है इंजेक्शन लगने से, रिएक्शन नहीं भी होता है तो, लेकिन रिएक्शन होने पे अगर सीपीआर मिल जाए तुरंत, अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो फिर जीवन भी बच जाता है और ब्रेन हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज भी नहीं होता, जैसे मैंने दो उदाहरण जी। दवाएं आपके लिए जरूरी जरूर हैं, लेकिन दवाओं का गलत असर भी हो सकता है, दवा लेने में सावधानी बरतें। ये चर्चा हम जारी रखेंगे हम लोग पे। कुछ दिनों पहले हमने ये देखा था कि कुछ एक कफ सिरप जो भारत में बनी थी, उस पे भी गंभीर सवाल उठे थे। गैम्बिया में 66 बच्चों की इससे मौत हो गई थी। WHO ने भारत में बने 4 कफ सिरप पर सवाल उठाए थे और भारत ने कहा था कि जल्दबाजी में WHO नतीजे पर पहुंचा है, लेकिन उसके बाद कुछ दवाओं पे सवाल उठे। तो मैं इस मुद्दे पे आना चाहती हूँ। ये मेफ्टाल की बात एक है और यही इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन दवाओं की सेफ्टी, सुरक्षा या उनका क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक बड़ा विषय है। और यहाँ पे मैं आपको शामिल करना चाहूँगी आर.के. सिंह के ये जो है, इसको ये मेडिको लीगल इशू भी हो जाता है। दवाएं जो हैं, क्या उनको हम स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और इस पे किस तरह के कानून हैं? देखिए, मैं आपको इसमें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में 2 चीज़ें बहुत रैम्पेंट हैं। एक मेडिकल कल्चर है और एक फार्मा रिजीम है। फार्मा रिजीम में वो सारी कंपनियां आती हैं जो दवाइयां बनाती हैं। जी बिल्कुल, हाँ। लेकिन जो मेडिकल कल्चर है, जिसमें मेडिसिन कल्चर भी आता है, वो गांव है, देहात है, कस्बे हैं, तहसील हैं, वहाँ पे एडमिटेडली लोगों की अवेयरनेस जो है वो उस लेवल पे नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे जो रिजीम्स हमारे यहाँ हैं, रेगुलेटरी रिजीम्स हैं, जो बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं पूरी शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ और बहुत हुकूक के साथ कह रहा हूँ कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे ग्राउंड लेवल पे लगभग नेग्लिजिबल है। उसकी रीजंस मैं आपको बताता हूँ। जी। ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार का है, लेकिन उसके बैकड्रॉप में कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, जैसे TRI का है वैसे उसका नहीं है। अब उसके अंदर वो आता है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के, तो वो जितने भी बड़े मैकेनिज्म्स इन लोगों ने डिवाइस करे हैं, 38 सेंटर्स बना के इंडिया में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग अगर आप ऑडिट करा लें तो बिल्कुल ज़ीरो स्तर पे आती हैं। तो उसका लब्बुलुआब ये होता है कि जैसे काउंटर टू प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन टू काउंटर एंड काउंटर टू पेशेंट, यही 3 कैटेगरी है जी। इसमें आप देख लेंगे बहुत बड़ा गैप है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं। हम और आप कहीं भी जाके कोई भी ड्रग्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो है एंटीडेट भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसको चेक करने के लिए हमारे पास
कोई भी मैकेनिज्म एज सच इन प्लेस नहीं है जो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा हो। ड्रग की क्वालिटी जो है वो भी, और जैसे कि डॉक्टर निधि से मैं कुछ देर पहले बात भी कर रही थी कि जो सॉल्ट है दवा का वो एक है, लेकिन उसको कई कंपनियां बनाती मैं हैं। बस एक इंटरवेंशन यहाँ पे हाँ, ले रहा हूँ। हाँ, अब जैसे डॉक्टर साहब आप बताएंगी वो तो आप भी बेहतर बता सकते हैं। यूएस में आप देखेंगी कि जनरली डॉक्टर्स मेडिसिन के नेम प्रिस्क्राइब नहीं करते, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सॉल्ट करते हैं जी। वो कॉम्पोजिशन करते हैं। तो उसकी लेजिस्लेटिव और ह्यूमन इंटेंट ये होती है कि हम कंपेल्ड ना हो जाएं टू बी सीड्यूस्ड बाय दोज फार्मा कंपनीज फॉर whom डॉक्टर्स आर द बिगेस्ट मार्केट टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स, विथ ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स। जी, जी। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा क्या है कि हम मेडिसिन लेने जाते हैं। फर्ज कीजिए हम एक पेशेंट हैं, हम किसी चारागार के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कौन सी मेडिसिन दे रहे होते हैं उसका नाम हम पकड़ते हैं, वो फार्मा केमिस्ट के पास जाते हैं, कभी कभी वो दवा नहीं होती है उनके पास, या जानबूझ के नहीं होती, वो कहते हैं कि ये आप ले लीजिए। सही बात। क्योंकि हम कॉम्पोजिशन पे तो डिपेंडेंट है नहीं, हम तो नाम पे डिपेंडेंट है। और इसका जो ये चर्चा जब चली थी तो एक काउंटर लॉजिक भी आया था कि उस केस में जो दवा काउंटर पे बेच रहे हैं दुकान वाले, आप उनके ऊपर भी छोड़ देते हैं कि वो जो दवा डॉक्टर अगर नहीं लिखता है, सॉल्ट ही लिखकर अगर सिर्फ दे दे, तो भी वो दवा वाले तो जो बेचना चाहेंगे वो बेचेंगे, उनको भी कौन रेगुलेट कर रहा है? नहीं, वही बात कह रहे हाँ। हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिंग ऑफ द बक्स, वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट इज तो ओरिजिनेट। ये फार्मा कंपनियों के एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, लेकिन उनको स्टैंडर्डाइज या उसको रेगुलेट करने के लिए क्या है? अब दवाएं बहुत सारे छोटे शहरों में आप देखें अगर कैलाश जी, तो इतनी सारी कंपनियां छोटी बड़ी एक ही दवा को बनाती हैं। कौन सी दवा असली है, नकली है, अगर सामान्य भाषा में करें, एक सादा सिंपल पैरासिटामॉल भी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं कि दवाओं की फैक्ट्री आफ्टर फैक्ट्री है, उनको कहाँ चेकिंग होती है, कौन क्या दवा बना रहा है, किस तरह के इस पे प्रोटोकॉल्स हैं? देखिए, जो केमिस्ट की दुकान पे माल आता है या दवा का डिस्ट्रीब्यूटर है या दवा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल है। वहाँ पर स्टेट ड्रग अथॉरिटी उसको लाइसेंस देती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये जो इतनी ज्यादा स्पूरियस दवाओं की फैक्ट्रियां चल रही हैं बहुत सारी जगहों पे, उनको कौन रेगुलेट कर पा देखिए, रहा है? जहाँ तक आप स्पूरियस ड्रग्स की बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इस तरह का है। अब क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन दवाओं का है, बहुत सारी दवाओं को हम नकली दवा कह देते हैं, लेकिन सॉल्ट होता है वो दूसरे नाम से होता है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि केंद्र खोले हैं, अब जो ड्रग एक्ट कहता है कि आप किसी भी दवा को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते जो डॉक्टर ने लिखा है। अब अगर उसको हम लिखें या किसी एक सॉल्ट को हम, वहाँ तो जो जन औषधि है वहाँ तो सब्स्टिट्यूट होना ही होना है। जब वो दवा 100 रुपये की है और वो हमारी एडवर्टीजमेंट आ रही है कि वो दवा 10 रुपये में मिल रही है, या और बहुत सारी कंपनियाँ आ गई हैं जो 80% 90% डिस्काउंट दे रही हैं, तो सबको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया हुआ है। अब ये मार्केट, बिना मैन्युफैक्चरिंग के क्या दवाएं नहीं बन रही अभी? ये ऐसा बहुत असंभव है। बिना लाइसेंस, सॉरी, बिना लाइसेंस के, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के, क्योंकि हम छोटे छोटे शहरों में जाते हैं तो मैं मिसाल के तौर पे नाम ले रही हूँ, ये बहुत सारी जगहों पे, मसलन बिहार राज्य में अगर आप नॉर्थ बिहार में जाएं तो वहाँ पर पूरा का पूरा शहरी जैसे दवा का बाजार है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहर हैं और उन बहुत के पास जो वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फेक भी होता है। मेरा सवाल ये है, डॉक्टर विरंची शाह भी हैं, कि इसको रेगुलराइज करने के लिए क्या बॉडीज हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ड्रग्स की जो होती है कि अगर आप कहीं से भी दवा लें तो कस्टमर जो पेशेंट है उसको ये गारंटी हो कि वो दवा जो है वो सही है, उसको नुकसान नहीं करेगी कम से कम। पहले तो नगमा जी थैंक यू, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा में यहाँ आमंत्रित करने के लिए। एक बात मैं मैडम आपको आश्वसित करना चाहता हूँ कि भारत का जो दवा उद्योग है, हम पूरे विश्व में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की तरह से जाने जाते हैं। दुनिया की 217 देशों में हमारी दवाएं एक्सपोर्ट होती है और यूएस एफडीए की, यूएस के बाहर सबसे ज्यादा प्लांट्स इंडिया में है, यूरोप अप्रूव्ड भी सबसे ज्यादा प्लांट्स इंडिया में है और इंडिया में करीब करीब 2100 प्लांट्स WHO अप्रूव्ड है, WHO GMP जिनके पास है। तो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्री बहुत सीरियस है।
एक आपका जरा एक इश्यू अभी आपने मेफ्टाल का कहा था, तो मैं थोड़ा उसमें क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। ये जो एडवाइजरी थी वो मेफ्टाल के लिए नहीं थी, वो मेफेनेमिक एसिड के लिए थी। और आईपीसी ने ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग किया है वो एक फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटी होती है, और ये एक अच्छा काम है कि पर इंडिया इसके के बाद पेशेंट्स में में नाम मेफ्टाल का आने लगा क्योंकि सबसे कॉमनली उस सॉल्ट की नहीं, वही दवा बिक वो रही थी। commonly तो use- अगर मैडम जी, इसका मैं एक अच्छा पहलू आपको बता रहा हूँ जी, तो कॉमन कि लोगों के लिए मैं adverse ये drug- जानना चाहती हूँ, हम सब लोग और जो लोग देख रहे हैं, बड़ी कॉमन सी ये दवा है, तो अब एक शक लोगों के दिमाग में है तो कि मैडम, मेफ्टाल कोई ले नहीं, और शायद ये अगर दुनिया मिलना में- भी बंद हो जाए अब, तो ऑल्टरनेटिव्स सा- क्या हैं उसके, क्या वो सॉल्ट है और क्या मैडम, मेफ्टाल सेफ है? मैडम, दुनिया में जितने भी मेडिसिन अवेलेबल है, चाहे यूएस में हो, इंडिया में हो, यूरोप में हो, कहीं पर भी हो, हर मेडिसिन का कोई इंडिकेशन होता है, यूज होता है, और उसी तरह से इनके एडवर्स रिएक्शन होते हैं। उसमें कॉमन एडवर्स रिएक्शन होते हैं, रेयर होते हैं, वेरी रेयर होते हैं, वो क्लासिफाइड होता है और इसका एक साइंस होता है। और जो फार्माकोविजिलेंस ये कर रहे हैं, जो आईपीसी भी कर रही है, ऐसे अभी तक आज तक 156 अलर्ट्स आ चुके हैं। ये जो मेफेनेमिक एसिड का था वो 156 अलर्ट अलग अलग दवाइयों का। तो हमें ये डिसीजन एक डॉक्टर के ऊपर छोड़ना चाहिए। डॉक्टर को एक दे आर क्वालिफाइड एंड दे आर एक्सपीरियंस्ड टू टेक अ बैलेंस डिसीजन कि इस कंडीशन में पेशेंट को इसके इतने साइड इफेक्ट्स में ध्यान में रखते हुए भी बेनिफिट जो ड्रग दे रहा है उसके हिसाब से डॉक्टर का एक्सपर्टीज पे हमें छोड़ना चाहिए, डॉक्टर डिसाइड के करेंगे। डिसीजन पे छोड़ना चाहिए डॉक्टर मिश्रा। छोड़ना अब चाहिए, ये बात लेकिन एक हो इसके गई। बाद में और मेफ्टाल लिखने में एक सेकंड वीरेंची जी, इसके बाद मेफ्टाल प्रिस्क्राइब करने में डॉक्टर्स भेजेंगे, या जो मेफेनिक एसिड की बात इन्होंने की है, जो सॉल्ट है उसका, तो उसमें सतर्कता और पेशेंट्स में भी, क्योंकि ये बात एक डर फैल जाता है। क्या इसके रिएक्शंस दिख रहे हैं इस एडवाइजरी के? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड नेम उन्होंने इसमें लगा दिया है मेफ्टाल का, जो उचित नहीं है मेरे विचार से। जैसे डॉक्टर शाह ने कहा, मेफेनेमिक एसिड से ये ड्रेस सिंड्रोम देखा गया, और ये बिल्कुल फार्माकोविजिलेंस की रिपोर्टिंग है एडवर्स रिएक्शन की, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। मैंने जैसे कहा, मेफ्टाल हमने भी प्रिस्क्राइब की है, और गायनी में बहुत कॉमन है ये। मेंस्ट्रुअल जब होता है, मेंसेस होते हैं, तो उस समय दर्द होता है, उसमें बहुत कॉमन है प्रिस्क्रिप्शन इसका मेफेनेमिक एसिड का। तो और जैसे मैंने कहा, हर दवा से, और जैसे मैंने बताया, बुखार में भी मेफ्टाल सिरप दी जाती है, एक मेफ्टाल की सिरप भी आती है, बच्चों के बच्चों के लिए आती है, बच्चों के लिए सिरप आती है। हाँ, तो इसमें हम लोग थोड़ा मिक्स कर रहे हैं। एक तो आपने क्वालिटी का इशू उठाया, क्वालिटी का इशू अपनी जगह है, और मैं एक उदाहरण दूंगा, आज का नहीं है, बहुत वर्षों पहले का है। एम्स में क्लोरोक्विन, लूज क्लोरोक्विन खरीदी जाती थी मलेरिया के इलाज के लिए, और उसको हम देते थे रोगी को, और उसका असर नहीं होता था। तो ये हम लोगों ने निर्णय किया कि साहब, एक ट्रेड नेम की दवा बाहर से हम लोग मंगाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उससे रिस्पॉन्स आ जाता था जी। तो बहुत बार ये जो क्वालिटी का आपने इशू उठाया है, ये होता है, हो सकता है, और इसको हर गोली की जांच करना जांच एजेंसी के लिए भी असंभव है। तो आप देख रहे हैं हम लोग, अब ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि गलत दवाएं जो होती हैं या नकली दवाएं जो होती हैं, उन्हें रोकने के लिए किस तरह के कानून हैं, दवाओं की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए किस तरह के कानून हैं। भले ही हर कैप्सूल, हर टैबलेट की जांच ना हो, पर स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर क्या प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर? स्टैंडर्डाइजेशन, अभी दो लोगों से आप बात कर चुके हैं, बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, बट ईच एंड एवरी फैक्ट्री को मॉनिटर करना, और उसमें क्या प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या कॉम्पोजिशन यूज़ हो रहा है, ये कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ये कहना मुश्किल है। और सर ने किसके कंट्रोल में होता है ये? स्टेट किसके कंट्रोल में होता है कैलाश जी? ड्रग कंट्रोलर के अंडर में होता है, स्टेट के कंट्रोल में स्टेट होता ड्रग है। कंट्रोलर, फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। कोई भी नई ड्रग की परमिशन ली जाती है, उसका ब्रांड नेम के लिए लाइसेंस लिया जाता है, या कोई आपका पेटेंट है वो लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रग का लाइसेंस मिलना बहुत कठिन कार्य नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जी। अगर आज किसी भी देश के अंदर किसी भी उद्योग को विकसित करना है, तो उसकी पॉलिसी में लिबरलाइजेशन लाना पड़ेगा।
अगर लिबरलाइजेशन क्वालिटी कंट्रोल के साथ, हाँ, क्वालिटी कंट्रोल के साथ तो रहेगा। देखिए, वो तो किसी क्योंकि भी यहाँ पे तो जान की बात आ जाती है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन मार्केट के अंदर एक दवा डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है, एक दवा जिसको हम जेनरिक दवा बोल देते हैं, लेकिन अभी हमारे देश में जेनरिक के ऊपर कोई रूल नहीं है। नाम उस दवा का कोई ना कोई होता है। जब वो कोई दवा मैन्युफैक्चरिंग करता है जी। तो उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन वो डॉक्टर के द्वारा प्रमोट नहीं की जाती। वो केमिस्ट या सब्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन के यूज में कंपटीशन मार्केट में होती है। तो आज मार्केट के अंदर जिस तरह से देश के अंदर बार बार आप टेलीविजन में भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं कि भाई जेनरिक दवाएं सस्ती होती हैं, तो मैं समझता हूं क्या कानून इनको अलाउ कर रहा है एडवर्टीजमेंट करने के लिए? जब एज पर ड्रग लॉ आप किसी जो डॉक्टर ने ब्रांड और जो डॉक्टर ने दवा प्रेस्क्राइब की है उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, लेकिन भारत सरकार उसका एडवर्टीजमेंट कर रही है कि किसी ने एक ब्रांड लिखा है और वो आप केमिस्ट पे जाइए, वो डॉक्टर ने ब्रांड लिखा है 100 रुपये का, आप किसी केमिस्ट की शॉप पे जाइए या जेनरिक शॉप पे जाइए, प्रधानमंत्री शॉप पे जाइए, वो आप 10 रुपये में ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं तो ये तो सरकार को देखना है ना। सरकार, सिंह साहब, किस तरह से इसको स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही हैं? आप तो वकील हैं और इस तरह के मामलों को आप डील कर रहे हैं, कई कर चुके होंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है? प्रिसाइजली हम ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हार्मनी नहीं है, कोई स्टेट स्पेसिफिक लॉज नहीं है। जैसे मैं एक फर्ज कीजिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये पूरी रिजीम जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2003 एज अमेंडेड देयर टू पे चल रही हैं, जो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अमेंड करा है। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि हमारे पास कोई उस लॉ के अंतर्गत कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जहां पे वो एक डेटा बेस हो जी, कि इंस्पेक्शंस कब हुए, हिस्ट्री क्या थी, वॉलेशंस क्या थी। अच्छा। फर्ज कीजिए कि बिहार के सूबे बिहार में बैठा हुआ एक ड्रग इंस्पेक्टर, उसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है ये पता करने का कि पंजाब में वही पर्टिकुलर ड्रग बैंड है कि नहीं है। अगर बैंड नहीं है तो उसको प्रिस्क्राइब करने में पीनल प्रोविजंस क्या क्या हो पाएंगे। तो हमें वो जो लूप होल्स को कहीं ना कहीं कैप करने पड़ेंगे। लूप होल्स हैं जिनको कैप करने की जरूरत है। डॉक्टर प्रियंची शाह, उसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मैं आपको जस्ट इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहता था कि इंडिया में एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1945 और उसके तहत रूल भी बने हैं, और जितनी दवाइयां आप मार्केट में देख रहे हो वो सारी की सारी उसकी परमिशंस लेनी होती है, और जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके लाइसेंसेस होते हैं जो आइदर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी देते हैं और कुछ कंडीशंस में सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी देते हैं। हर एक प्रोडक्ट का परमिशन लेना होता है। जब न्यू ड्रग होता है वो अगेन सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी न्यू ड्रग क्लियर करती है, और जब ये इसको 4 साल हो जाते हैं उसके बाद स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसकी परमिशन देने के लिए, और ड्रग एक्ट में उसका प्रोविजन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट बना सकता है। जो आप प्राइसिंग की भी बात कर रहे हो, तो इंडिया में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है जो हर एक एसेंशियल मेडिसिन की प्राइसिंग कंट्रोल करती है, चाहे वो जेनरिक हो या ब्रांड हो। एनपीपीए का प्राइसिंग सेम होता है, और जो नॉन शेड्यूल है, नॉन एसेंशियल है, उसके अंदर भी कंट्रोल्स होते हैं। तो ये सारी मैकेनिज्म्स ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। जहां तक आप स्प्यूरियस मेडिसिन की बात कर रहे हो उसमें 2 पहलू है। एक पहलू ये है कि कुछ जगह पे कहीं पर एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होता है और कुछ लोग नकली बनाना शुरू कर, लाइसेंस नहीं होते और वो कहीं छुप के बनाते हैं, तो एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू है, उसको अलग तरीके से हमको लेना है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी साल में अगस्त में एक इनिशिएटिव लिया है, और ट्रायल रन के लिए इंडिया की जो टॉप 300 ब्रांड्स है उसके अंदर एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, जो अभी एक पायलट स्केल पे है, जिसमें उसके हर पैक को हम ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं, ताकि ये फर्स्ट 300 ब्रांड्स में कोई भी स्प्यूरियस नकली दवाई अगर सप्लाई चेन में आती है तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक ट्रायल जो हमारा मॉड्यूल है वो रन होगा, तो शायद 1 या 2 साल में ऑलमोस्ट सब दवाई पे ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आएगा, जिसकी वजह से कोई भी नकली दवाई इंडिया के मार्केट में नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि ये ऐसा हो रहा है। और अब चर्चा को खत्म करने के पहले एक बड़ी बात आप दोनों डॉक्टर्स से हम समझना चाहते हैं। जैसे ये मामला आया सामने, मेफ्टाल का बार बार नाम आता है, सॉल्ट कुछ और है, पर
उसके बाद किस तरह की सलाह देना चाहेंगे आप, क्योंकि कुछ रिएक्शंस भी देखे गए या ये जो पूरा मामला सामने आया उसके बाद डॉक्टर निधि, ये भी लोग नहीं जानते हैं, लोगों को बताना चाहिए कि कौन सी दवाएं हैं जो आप सेफली ले भी सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। कई कैटेगरी की दवाएं भी होती हैं, जैसे कुछ एच कैटेगरी दवाएं हैं, कुछ दवाएं कॉमन डायबिटीज़ के लिए लोग दवा खाते हैं, उससे भी रिएक्शंस हो जाती हैं, और कुछ प्रिस्क्राइब मेडिसिन तो होती हैं, ये ब्लड प्रेशर के लिए लोग दवाएं खाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही खाते हैं, पर इन दवाओं से भी रिएक्शंस हो सकता है। ये सब जो बहुत कॉमन, देखिए किसी भी दवा से रिएक्शन हो सकता है। कुछ दवाएं हैं जैसे कि सर ने क्लोरोक्विन बोला, कुछ हैं जो बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेनी चाहिए, हाँ, schedule लेनी चाहिए। दवाएं जैसे जो अब होती हैं। अगर ड्रेस सिंड्रोम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वो एंटी कन्वर्जेंट से होता है। तो एंटी कन्वर्जेंट मीन्स सीजर्स के लिए जो दवाएं ली जाती हैं उनके लिए, तो वो 99% ऑफ द टाइम जो है वो डॉक्टर के अंडर ही होता है, तो वो मॉनिटर करते हैं। मेरा डिपार्टमेंट है ऑब्सगाइनी और मेफ्टल स्पैस पे है, तो मैं मेफ्टल स्पैस के बारे में बता देती हूँ। मेफ्टल स्पैस आप पहली बार कभी भी जब लेते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ लें। ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही खरीदें, डॉक्टर के पास जाएं, एक बार लिखवाएं और फिर खरीदें। आप देख रहे हैं हम लौटते हैं इस बहुत जरूरी चर्चा पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर मिश्रा, दवाएं होती हैं जैसे शेड्यूल एक्स दवाएं हैं, कुछ ये शेड्यूल H1 दवाएं हैं, वो क्या होती हैं? बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जा सकता शेड्यूल दवाएं जो होती हैं। कुछ दवाएं बगैर डॉक्टर के पर्ची के भी मिल जाती हैं, थोड़ा इस बारे में भी जानकारी देंगे आप दर्शकों को? देखिए, ओवर द काउंटर इसमें आई थिंक डॉक्टर शाह ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे शेड्यूल वाली कौन सी दवाएं, लेकिन ये जो कॉमन दवाइयां हैं जैसे पैरासीटामोल, ये ओवर द काउंटर मिल जाती है और इसको लेने में इतना कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन बाकी जो दवाइयां हैं, अब जैसे ये बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको ले सकते हैं ओवर द काउंटर। तो अदरवाइज कोई भी दवाई किसी रोग के लिए अगर कोई ले रहा है तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले, चाहे साधारण दवाई ही क्यों ना हो वो। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं दवाओं के, दवा प्रिस्क्राइब करने के समय वो डॉक्टर्स अक्सर बताते हैं मरीजों को कैसा हो सकता जैसे है। हम टीबी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, अब हम लोग एटीटी लिखते हैं, 4 दवाइयां लिखते हैं उसकी, तो उसमें बता देते हैं कि भाई हर महीने आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कराना है, पहले करा लेते हैं, उसके बाद दवा शुरू करते हैं, क्योंकि लिवर के थ्रू ज्यादातर दवाइयां लिवर के माध्यम से शरीर से बाहर आती हैं। कुछ किडनी पे ज्यादा असर करती हैं, कुछ हार्ट पे ज्यादा। अब जितनी भी एंटी कैंसर दवाइयां हैं सबके साइड इफेक्ट होते हैं। डायबिटीज की दवाएं बहुत कॉमन है, उनका भी असर होता है, साइड इफेक्ट्स, ये भी जानकारी लोगों को देनी चाहिए। इसमें जो मैं जानकारी के लिए आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दवा लेते लेते कोई भी, जैसे डॉक्टर निधि ने बहुत अच्छे से बताया कि कोई भी लक्षण ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए तो तुरंत दवा बंद करें और डॉक्टर के पास फिर से जाएं। अगर बुखार हो रहा है दवा लेते लेते तो डॉक्टर की सलाह लें। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट कोई हो रहा है और लिवर डिस्फंक्शन है तो दवाइयां, लिवर या किडनी डिस्फंक्शन है तो उसमें तो किडनी डिस्फंक्शन में कुछ रिएक्शंस होते हैं जो फौरन समझ में आता है, कुछ फीवर है या रैशेज है, कमजोरी है, कुछ लॉन्ग टर्म जैसा आपने बताया कि लिवर डिस्फंक्शंस और किडनी पे भी असर डालती हैं। पर बहुत सारी दवाएं डॉक्टर विरंची जैसे एंटीबायोटिक्स ही है, हालांकि ज़्यादातर जगहों पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी कम करते हैं हिंदुस्तान के बाहर तो, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती, पर यहाँ भारत में एंटीबायोटिक्स खाने का भी बहुत लोगों को शौक है और काफ़ी जल्दी बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के बारे में ज़रा सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, नुकसान भी करता है, जहाँ जान बचाता है वहाँ नुकसान भी कर सकती हैं ये दवाएँ। मैडम, एज पर ड्रग एक्ट मेडिसिन पे आप 3 टाइप के लेबल्स देखेंगी। एक तो शेड्यूल H का लेबल होता है जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही यूज करनी चाहिए या डिस्पेंस करनी चाहिए। H1 होता है, वो उसमें भी एक स्पेशल है जहां प्रिस्क्रिप्शन का कॉपी मेंटेन करना होता है। शेड्यूल G होती है जो मेडिकल सुपरविजन में ली जानी चाहिए और ये सारे लेबल पे लगा होता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी सारे पेशेंट्स को कि आप ये एडवर्स इफेक्ट, अच्छा बुरा, ये सब डिसीजन आप एक प्रोफेशनल पे छोड़िए, आपके डॉक्टर पे छोड़िए, कहाँ किस मेडिसिन को यूज करना है, लेट हिम और हर। आप इंश्योर कीजिए कि अगर आपकी जो आप मेडिसिन बाय कर रहे हो ये शेड्यूल G, H या H1 में है तो काइंडली एक प्रोफेशनल की एडवाइस के हिसाब से ही लीजिए, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। और लाइसेंस्ड रिटेलर्स के लीजिए ताकि
जो कुछ ठीक है। सप्लाई चेन में कहीं खराब कोई आ गया है तो वो भी ना आए। तो लाइसेंस रिटेलर्स का पता कैसे चलता है कस्टमर्स को, सिंह साहब? ये तभी मतलब- वही मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब कौन सी दवा? बहुत टेक्निकल बातें कर रहे थे, हाँ। जबकि मेरे जैसे वकील के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनके पास तालीम का लेवल बहुत कम होता है। वो गांव देहात में जाएंगे। हमारे साथ सबसे हाँ, बड़ी जो भी दवा की दुकान है आप वहाँ हमारे से साथ लेंगे, सबसे हमें बड़ी कैसे पता मजबूरी कि ये है लाइसेंस कि रिटेलर्स अर्बन हैं? सेंटर्स में बैठ के इसीलिए हम हम अर्बन branded दवाइयाँ अलाउ मी लिखते हैं। अर्बन चेहरे में बैठ अर्बन सेंटर्स पे बैठ के हम अर्बन ग्लासेस से तहसील को देखने की कोशिश करते हैं। ये सारी रिजीम वहाँ पे फेल है। जी इंडिया के गांव में आप जाएंगे, किसी से आप दुकानदार से मांगेंगे कि थोड़ा लाइसेंस दिखाओ अपना भाई, वो बोलेगा चलो आगे बढ़ो। हाँ बिल्कुल। और जब आप दवा लेने जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी नहीं होते कि पहले आप चेकिंग करेंगे, है ना? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। हमारे यहाँ जो पीनल प्रोविजंस हैं और प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट हैं वो इतने नेग्लिजिबल हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत आई एम वेरी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि कायदे से अगर पनिशमेंट तगड़े हो जाए ना तो ये रिजिम अपने आप फॉलो हो जाएगी। अदरवाइज हम सब पढ़े अभी लिखे लोग पनिशमेंट्स हैं वो बहुत आप कन्विक्शन रेट उठा के देख लीजिए ना, स्पूरियस ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के, सेलर्स के, क्या पनिशमेंट रेशियो है? एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल है। जी जी क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आप कहेंगे कचहरियों की गलतियां हैं। कचहरी जाकर रेट थोड़ी मारेगा। जी जो एजेंसीज हैं वो कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हैं, वो पोरस हैं। तो वो उस चीज को आपको समझने की कोशिश करनी होगी, वहाँ पर- अदरवाइज तो जी वहाँ पे सख्ती की ज़रूरत भी है और जो सजाएं हैं उस पर उसको सख्त करने की ज़रूरत है। डॉक्टर निधि, आखिर में आपको सजेशंस देना चाहेंगी क्या? आखिर में वही सजेशन है कि मेफ्टल्स पास से डरिए मत, आगे भी लिखा जाएगा, हम डॉक्टर्स फिर भी लिखेंगे लिखेंगे, दवा हम को। लिखेंगे दवा हाँ। और आप लेंगे भी दवा। बस हर दवाई, हर इम्पोर्टेंट दवाई की तरह इसको भी जितना लिखा जाए उतना ही लीजिए, उसी ड्यूरेशन के लिए लीजिए। उससे रिलेटेड आपको कुछ भी, जो ये 4 सिम्टम्स मैंने बोले, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो दवा लेने से बचें। हर छोटी तकलीफ पे दवा। और जहाँ तक, क्योंकि ये मेफ्टल्स पास की बात आ रही है तो वो क्या है कि यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो हमारे पेन होते हैं उसके आसपास के एरिया के लिए उसमें यूज किया जाता है। तो अगर आपको बार बार हर साइकिल में लेने की जरूरत पड़ रही है तो जरूर कुछ और प्रॉब्लम है आपके अंदर। ये दवा ज़रूरी भी होती है, लिखी भी जाती है, लेकिन हाँ तमाम दवाओं का साइड इफेक्ट्स होता है। जिस ड्यूरेशन के लिए दी जाए उस ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ ले। आम पेन किलर्स भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल ज़रूर नुकसान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। शुक्रिया।